हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन फिल्म में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2011 में रिलीज हुई हॉरर साई-फाई मूवी द थिंग की। इसे डायरेक्ट किया है मैथिस वैन ने। तो बिना किसी देर के चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। काफी समय से साइंटिस्ट्स इस कोशिश में हैं कि वो ये पता लगा सकें कि ब्रह्मांड में और भी लाइफ फॉर्म्स हैं या नहीं। फिर एक दिन 1982 में नॉर्वेजियन रिसर्च टीम के कुछ मेंबर्स एक ऐसी चीज डिस्कवर करते हैं जो हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस राज की तहकीकात करने के लिए डॉक्टर सैंडर और उनके रिसर्च असिस्टेंट एडम फिंच ने पेलियोंटोलॉजिस्ट केट लॉयड को हायर किया है ताकि वो नॉर्वेजियन साइंटिफिक टीम को ज्वाइन कर सकें। एंटार्क्टिका के जियोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन में एक नई खोज हुई है, एक स्पेसशिप। डॉक्टर सैंडर को लगता है कि उन्हें एक ऐसे पेलियोंटोलॉजिस्ट की जरूरत है जो आइस के ब्लॉक से क्रीचर को बिना नुकसान पहुंचाए निकाल सके। इसीलिए वो केट को टीम में शामिल करते हैं। भले ही स्टडी के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती, फिर भी केट टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो हेलीकॉप्टर में एंटार्क्टिका की तरफ उड़ान भरते हैं। जब टीम फाइनली रिसर्च स्टेशन पहुंचती है तो वो अपना समय जाया नहीं करती और सीधे अपने एक्सप्लोरेशन की जमीन की तरफ बढ़ते हैं। नए आने वाले साइंटिस्ट्स एडवर्ड से मिलते हैं जो इस डिस्कवरी के लीड साइंटिस्ट हैं, और उनके साथ जियोलॉजिस्ट्स कार्ल और जूलियट भी हैं। वो उन्हें स्ट्रक्चर की तरफ ले जाते हैं और जल्द ही साइंटिस्ट्स देखते हैं एक क्रैश्ड एलियन स्पेसशिप जो एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे दबी हुई है। उसके बाद वो सरफेस पर वापस चढ़ते हैं और एक क्रीचर का फ्रोजन शरीर देखते हैं जो लगभग 1 लाख साल पुराना है। रात को केट नॉर्वेजियन साइंटिस्ट्स के साथ क्रीचर को मूव करने की तैयारियों पर बात करती है और टीम के मेंबर्स जैसे पीटर और लार्स से मिलती है। अगले दिन कुछ टीम मेंबर्स बॉडी को आइस से निकालकर रिसर्च स्टेशन ले जाते हैं और पूरी टीम इसकी स्टडी शुरू करती है। डॉक्टर सैंडर और एडवर्ड रूम में एंटर करते हैं जहां डॉक्टर सैंडर क्रीचर से एक टिश्यू सैंपल लेना चाहते हैं जो आइस के अंदर फंसा हुआ है। केट इस आइडिया का विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर सैंडर उसकी बात को अनसुना कर देते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वो टीम के सामने उनकी अथॉरिटी को चैलेंज न करे। क्रीचर से एक छोटा टिश्यू सैंपल लेने के लिए वो एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो थिक आइस ब्लॉक को ड्रिल करते हुए क्रीचर के बॉडी तक पहुंचती है। डॉक्टर सैंडर रूम में एंटर करते हैं और अनाउंस करते हैं कि उन्हें एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी की संभावित एबिलिटी मिली है। उन्होंने ऐसा ऑर्गेनिज्म पहले कभी नहीं देखा जिसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर उनके द्वारा डिस्कवर किए गए ऑर्गेनिज्म जैसा हो। टीम इस खुशी में सेलिब्रेशन शुरू कर देती है। जब बाकी लोग ड्रिंक्स लेते हुए बातें कर रहे होते हैं, डेरेक जो एक पायलट है उस रूम को चेक करने जाता है जहां क्रीचर रखा गया है। वो क्रीचर को अच्छे से देखने के लिए झुकता है, तभी अचानक पीटर एंटर करता है और डेरेक को डराने की कोशिश करता है। डेरेक बुरी तरह डर जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, एलियन क्रीचर अचानक आइस ब्लॉक तोड़कर भाग निकलता है। डेरेक तुरंत सबको इस इंसिडेंट के बारे में अलर्ट करने भागता है, लेकिन पहले किसी को यकीन नहीं होता। उसकी पैनिक रिएक्शन देखकर सभी लोग रूम की तरफ रश करते हैं जहां उन्हें एक खाली और टूटा हुआ आइस ब्लॉक दिखाई देता है। टीम डिसाइड करती है कि वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होंगे ताकि एलियन क्रीचर को ढूंढ सकें। बाहर जाने पर कुछ साइंटिस्ट्स देखते हैं कि लार्स का कुत्ता बुरी तरह से क्रीचर का शिकार हो चुका है। इसी बीच ओलाव और हेनरिक को क्रीचर घर के नीचे छिपा हुआ मिल जाता है। जैसे ही हेनरिक चिल्लाने लगता है, क्रीचर अपनी टेंटिकल से उसे पीछे से स्टैब करके अपने अंदर खींच लेता है, जिससे ओलाव का चेहरा खून से भर जाता है। तभी बाकी लोग भी ओलाव की मदद की पुकार सुनकर वहां आ जाते हैं। कुछ लोग क्रीचर को गोली मारकर खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता और क्रीचर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आखिरकार वो लोग घर को आग लगाकर क्रीचर को जला देते हैं। इस घटना के बाद टीम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय स्टडी को कंटिन्यू करने के। टीम के कुछ मेंबर्स जैसे केट और एडम क्रीचर के रिमेन्स का ऑटोप्सी करते हैं। बाद में परिणाम से दोनों को पता चलता है कि क्रीचर के सेल्स हेनरिक के सेल्स को अब्सॉर्ब और इमिटेट कर रहे हैं, यानी उसकी नकल कर रहे हैं। केट जल्दी से लैब से बाहर निकलती है और हॉलवे में दूसरे टीम मेंबर्स को देखती है। कार्टर, डेरेक और ग्रिग्स अब हेलीकॉप्टर में चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ओलफ को मेडिकल फैसिलिटी भेजा जा सके, जो कि हुए हादसे से ट्रॉमेटाइज्ड लग रहा है। जब वो लोग बस टेक ऑफ करने ही वाले होते हैं, केट को शावर में टूटे हुए मेटल दांत और बहुत सारा खून फर्श पर पड़ा मिलता है। इस बात से डरते हुए कि एलियन क्रीचर ने शायद हेलीकॉप्टर में किसी को इन्फेक्ट या इमिटेट कर लिया है, वो जल्दी से बाहर भागती है ताकि जाते हुए हेलीकॉप्टर को रोक सके। जैसे ही कार्टर डिसाइड करता है लैंड करने का, ग्रिग्स क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओलफ पर हमला करता है।
इससे हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पहाड़ों में क्रैश कर जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर में बैठे सारे लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। स्टेशन पर लौटकर टीम ने इमरजेंसी चैनल से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन रेडियो का सिग्नल अब बंद हो चुका था। इससे उनकी परेशानियां और बढ़ गईं, खासकर तब जब एक बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था। जैसे ही केट को पता चलता है कि शावर एरिया को साफ कर दिया गया है, वो घबरा जाती है। एडवर्ड इस बीच कुछ लोगों को नजदीकी बेस पर भेजने की तैयारी कर रहा होता है। केट हिम्मत दिखाते हुए उसके इस फैसले को रोकने के लिए सामने आती है। वो जोर देकर कहती है, ऐसे समय पर यह कदम उठाना गलत हो सकता है, क्योंकि हमें अब तक ये भी नहीं पता कि हम किस खतरे का सामना कर रहे हैं। केट सबको समझाने के लिए बताती है कि उसने और एडम ने क्या खोजा था कि वो क्रीचर किसी भी जिंदा चीज की शक्ल को रेप्लिकेट कर सकता है। केट सबूत के तौर पर टूटे हुए मेटल दांत दिखाती है और समझाती है कि वो अजीब क्रीचर इन दांतों को निकाल देता है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को इमिटेट नहीं कर सकता। बेसिकली केट बताती है कि उनमें से कोई एक एलियन हो सकता है। टीम के ज्यादातर मेंबर्स को इस बात पर यकीन नहीं होता। एडवर्ड तुरंत इस बात को नजरअंदाज कर देता है और सबको प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने का हुक्म देता है। जैसे ही बाकी लोग रूम से बाहर निकलते हैं, जूलियट केट के पास आती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है। जूलियट बताती है कि उसने कॉलिन को देखा था जब वो टॉवल लेकर शावर से बाहर निकला था। लोगों को रोकने के लिए जूलियट केट को एक रूम में ले जाती है जहां स्नो कार की चाबी छुपी होती है। जैसे ही केट चाबी निकालने की कोशिश करती है, जूलियट अचानक एक भयानक चीज में बदल जाती है और उस पर पीछे से हमला करती है। केट फौरन बाहर की तरफ दौड़ती है और हॉलवे में काल के पास से गुजरती है, लेकिन काल इतनी धीरे से रिएक्ट करता है कि वह चीज आखिर में उस तक पहुंच जाती है। बिना किसी हथियार के केट बस देख सकती है जब वो चीज काल पर हमला करती है। शुक्र है बाकी लोग आवाज सुनकर मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। लार्स एक फ्लेम थ्रोवर ले आता है और उसका उपयोग करके उस चीज को जला देता है। बाद में बाकी टीम मेंबर्स बाहर इकट्ठा होते हैं ताकि उस अननोन क्रीचर से संक्रमित बॉडीज को जला सकें। सब लोग इस समस्या को हल करने के तरीके पर चर्चा करते हैं और आखिर में तय करते हैं कि वे खुद को क्वारंटीन करेंगे। डॉक्टर सैंडर और एडम सभी का ब्लड सैंपल लेने और टेस्ट करने का प्रस्ताव रखते हैं, जबकि लार्स और केट गाड़ियों को डिसेबल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान लार्स केट को एक क्रेट दिखाता है जो ग्रेनेड से भरी होती है। थोड़ी देर बाद लार्स और केट अपना काम पूरा कर लेते हैं। तभी प्लेन क्रैश से बचे कार्टर और डेरेक लड़खड़ाते हुए स्टेशन वापस लौटते हैं। टीम को उन पर शक होता है कि शायद वे इन्फेक्टेड हैं। टीम के कुछ लोग तुरंत उन्हें जलाने की बात करते हैं, लेकिन केट कहती है कि पहले उन्हें आइसोलेशन में बंद करना चाहिए ताकि लैब में उनका टेस्ट किया जा सके। एडम और डॉक्टर सैंडर टेस्ट की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही वे दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, लैब में अचानक आग लग जाती है। जब आग बुझाई जाती है तो रूम में टेंशन और बढ़ जाता है और सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। केट के पास एक और तरीका है जिससे सच का पता लगाया जा सकता है। वो कहती है कि हम सबके दांत देखकर समझ सकते हैं कि कौन असली है। क्रीचर मेटल दांतों की कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए जिनके दांतों में मेटल नहीं है वे शायद एलियन हो सकते हैं। केट फ्लैशलाइट लेकर सबके दांत चेक करती है ताकि पता लगाया जा सके कि किसने फिलिंग्स करवाई हैं और किसने नहीं। सबका मुंह चेक करने के बाद केट अपने दांत भी दिखाती है ताकि सबको यकीन हो सके। जब इंस्पेक्शन खत्म होता है तो एडम, डॉक्टर सैंडर, एडवर्ड और कॉलिन को अलग कर दिया जाता है। केट चाहती है कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो, इसलिए वह डिसाइड करती है कि कार्टर और डेरेक के दांत भी चेक किए जाए। लार्स और जोनस को उन्हें वापस लाने के लिए भेजा जाता है। जब लार्स और जोनस स्टोरेज शेड पहुंचते हैं तो उन्हें जमीन में एक बड़ा होल दिखाई देता है। यह देखकर समझ आता है कि कार्टर और डेरेक भाग चुके हैं। लार्स उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उनके करीब पहुंचता है, कोई उसे अचानक अंदर खींच लेता है। जोनस यूनिट में आता है और पीटर से गुहार लगाता है कि वो उसकी मदद करें लार्स को बचाने में, लेकिन केट सख्ती से पीटर को हुक्म देती है कि वो वहीं रुककर उन लोगों पर नजर रखे जिन पर शक किया जा रहा है। इस बीच बाकी मेंबर्स के बीच बहस और इल्जामबाजी चलती रहती है। अचानक कार्टर और डेरेक बिल्डिंग में घुस आते हैं। उनके पास लार्स का गन और फ्लेम थ्रोवर भी होता है। उन्हें देखते ही सबको शक होता है कि शायद इन्होंने ही लार्स को मार दिया होगा। एडवर्ड तुरंत पीटर को उन्हें जलाने का हुक्म देता है। पीटर इस फैसले को लेकर उलझन में पड़ जाता है, लेकिन आखिरकार अपनी सुरक्षा के लिए वो फ्लेम थ्रोवर कार्टर और डेरेक की तरफ कर लेता है। डेरेक अचानक पीटर पर गोली चला देता है, जिससे पीटर के फ्यूल टैंक में छेद हो जाता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे एडवर्ड बेहोश हो जाता है। एडवर्ड को रिक्रिएशन रूम में ले जाया जा रहा होता है कि तभी वो अचानक होश में आता है और एक क्रीचर में बदलने लगता है। एडवर्ड की इस सडन ट्रांसफॉर्मेशन का किसी को अंदाजा नहीं होता। अपने बदलते हाथ से वो जोनस को इन्फेक्ट कर देता है
और यह देखते ही रूम में अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर सैंडर और कॉलिन जान बचाकर भाग जाते हैं, जबकि बाकी लोग क्रीचर को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान कार्टर का फ्लेम थ्रोवर अचानक मैलफंक्शन कर जाता है और धीमी रिस्पॉन्स के कारण डेरेक क्रीचर का शिकार बन जाता है। एडवर्ड एडम की बॉडी को अपने अंदर समा लेता है और वहां से निकल जाता है। तभी केट फ्लेम थ्रोवर उठाती है और इन्फेक्टेड टीम मेंबर्स की बॉडीज को जलाना शुरू करती है। जल्दी ही वह कार्टर के साथ मिल जाती है और दोनों मिलकर क्रीचर का शिकार करने निकल पड़ते हैं, जो अब एडवर्ड और एडम दोनों के चेहरे में बदल चुका है। क्रीचर अचानक डॉक्टर सैंडर पर हमला करता है और इसी दौरान कार्टर को केट से अलग कर देता है, उसे किचन में फंसा देता है। खुशकिस्मती से केट जल्दी ही कार्टर को ढूंढ लेती है। ठीक उसी वक्त जब मॉन्स्टर कार्टर को इन्फेक्ट करने वाला होता है, केट और कार्टर मिलकर क्रीचर के बचे खुचे हिस्से को जलाने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाद में वो देखते हैं कि एक इन्फेक्टेड डॉक्टर सैंडर स्नो ट्रक लेकर जा रहा है। केट और कार्टर इस पर थोड़ी बहस करते हैं, लेकिन केट फ्रेंडली तरीके से कार्टर को समझाती है कि हमें उसे और मुश्किलें खड़ी करने से रोकना होगा। स्टेशन छोड़ने से पहले केट ग्रेनेड्स और दूसरे जरूरी सामान अपने साथ ले लेती है। जल्दी ही वो स्नो ट्रक को उस जगह पर ढूंढ लेते हैं जहां स्पेसशिप मिला था। जब वे नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसशिप फिर से शुरू हो चुका है और धीरे धीरे टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा है। दोनों जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं ताकि शिप के खुलने वाले हिस्सों से निकल सकें, लेकिन केट स्पेसशिप के अंदर गिर जाती है और फिर से कार्टर से अलग हो जाती है। केट उस बड़ी शिप के अंदर क्रीचर को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे फिर से मिल जाता है। सीधे सामना करने में नाकाम वो एक पतली जगह की तरफ भागती है जहां क्रीचर नहीं आ सकता। थोड़ी देर बाद कार्टर क्रीचर को देख लेता है जो केट को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केट पतली जगह से निकलकर एक ग्रेनेड क्रीचर के मुंह में डालने में सफल हो जाती है। दोनों वहां से जल्दी से भाग जाते हैं, एक्सप्लोजन से दूर। आखिर में कार्टर और केट स्नो ट्रक तक सेफली पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलने के लिए तैयार होते हैं, केट कार्टर का सामना करती है और कहती है कि उसे पता है वो अब इंसान नहीं रहा। जब हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद वो बेस वापस आया तो केट ने नोटिस किया कि उसका ईयर रिंग गलत पहना हुआ था। केट को गलत साबित करने के लिए कार्टर अपने कान को छूता है, लेकिन वो लेफ्ट ईयर की जगह राइट ईयर छूता है। केट तुरंत कार्टर को जला देती है और वो एलियन क्रीचर की तरह चीखने लगता है। फिर केट थकावट के बावजूद दूसरे स्नो ट्रक पर चढ़ जाती है और उस जगह से निकल जाती है। उसके बाद वो फिर कभी नहीं देखी जाती। अगले सुबह एक नॉर्वेजियन हेलीकॉप्टर पायलट जिसका नाम मैथियस है, नॉर्वेजियन कैंप पहुंचता है और देखता है कि कैंप पूरा तबाह हो चुका है। जब वो दो चेहरे वाले क्रीचर के बचे खुचे अवशेष देख रहा होता है, तब वो चिल्लाता है बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए। फिर पता चलता है कि रिक्रिएशन रूम से भागने के बाद कॉलिन रेडियो रूम में गया और अपनी गर्दन और कलाई काट ली ताकि क्रीचर उसे इन्फेक्ट न कर सके। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लार्स जिंदा था। किसी तरीके से उस क्रीचर से बचकर वो मैथियस पर गोलियां चलाने लगता है। मैथियस की असली पहचान पर शक करते हुए लार्स जोर देता है कि अपने दांत दिखाए। थोड़ी देर बाद लार्स देखता है उसका डॉग स्टेशन से बाहर भाग रहा है। ये समझते हुए कि वो क्रीचर बन चुका है, वो तुरंत उस पर गोलियां चलाता है। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर डॉग का पीछा करते हैं। जब मैथियस चॉपर को उड़ा रहा होता है, लार्स बाहर झुककर ऊपर से डॉग पर गोली चलाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आप इसकी आगे की स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट में बताना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।